गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सार्थक पहल बदलाव हमसे है मैं पुनः एक बार आप लोगों का स्वागत है। और सार्थक पहल के माध्यम से हम पढ़ रहे हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे निर्वाचन आयोग। देखो, संस्थाएं जो है केंद्रीय स्तर पर संस्थाएं, एक होता है संवैधानिक, दूसरा होता है सांविधिक, और तीसरा होता है गैर सांविधिक व गैर संवैधानिक। इनको समझना है। संवैधानिक, सांविधिक, गैर सांविधिक व गैर संवैधानिक। अब संवैधानिक, ये तो सबको पता है क्या होता है संवैधानिक। जिसका संविधान में स्पष्ट उल्लेख किया हुआ है, जिसका संविधान में स्पष्ट उल्लेख किया हुआ है, संविधान के किसी भाग में, किसी अनुसूची में, किसी आर्टिकल में उसका स्पष्ट उल्लेख किया हुआ है। जैसे निर्वाचन आयोग, अभी पढ़ा ना आर्टिकल 324, आर्टिकल 324 भाग कौन सा दिनेश कुमार? निर्वाचन आयोग 16 नहीं तो 16 तक तो पहुंचे नहीं है। 15 भाग 15 याद क्यों नहीं होता? अभी मैं देख रहा था कितने सरल सरल क्वेश्चन पूछ रहे थे और गलत जवाब मिल रहे थे। ये तो गलत बात है एकदम। भाग 15 में दिया हुआ है, आर्टिकल 324 स्पष्ट दिया है। निर्वाचन आयोग एक सदस्य होगा, बहुत सदस्य होगा, कौन नियुक्त करेगा, कितना वेतन मिलेगा, ये स्पष्ट प्रावधान दिए हुए संविधान में। तो ऐसी संस्थाएं कौन सी है? संवैधानिक। अब योगेश जी आप बताओ, राज्य स्तरीय 3 संस्थाएं बताओ जो संवैधानिक। मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग और वित्त आयोग। वित्त आयोग, गुड। और कल पढ़ा आपने दोनों चीजें। वित्त आयोग जब 73वां संविधान संशोधन पंचायती राज पढ़ा था तब पढ़ा था कि एक राज्य निर्वाचन आयोग होगा, वित्त आयोग होगा, और आर्टिकल 338 और 338 बी क्या दिया है? एससी आयोग राज्य स्तर पर है। तो ये कौन सी संस्थाएं हैं? संवैधानिक संस्थाएं। क्लियर हो गया एकदम? संवैधानिक संस्थाएं। अब ऐसा सरल सा क्वेश्चन बन जाता है तो बड़ा कठिन हो जाता है ना। जैसे कल एक क्वेश्चन पूछ लिया था, 3 सब्जियां बताओ जिसके आखिर में टर आता हो। बड़ा सरल क्वेश्चन, रात दिन खाना बनाते हैं लेकिन नहीं पता। आप बताओ दीजिए। टमाटर। हाँ, टमाटर, टमाटर, मटर, मटर तो सब्जी, मटर भी सब्जी सब्जी है। और बताओ हेमलता, आप बताओ। हाँ? जी, मटर टमाटर 2 तो हो गया, 3 बताना है ना। तो ऐसे ही संवैधानिक संस्थाओं में कंफ्यूज हो जाते। मध्य प्रदेश की 3 संवैधानिक संस्थाएं, तो दिक्कत हो जाती है। तो सब्जी तो कोई बता नहीं पा रहा है। चलो मुस्कान अग्रवाल मैडम बताएगी अब। नहीं बन रहा है नहीं बन रहा है, इसमें टर तो है ही नहीं कहीं। चलो आप बताओ, किसान आदमी नहीं, अब मुझे भी नहीं पता, लेकिन मेरे हिसाब से तो ये था जैसे बटर और उन्होंने जो जवाब दिया था कटर,
वैसे हम कटहल बोलते हैं उसे, लेकिन जो सब्जी भाजी के रूप में इस्तेमाल हो रहा है वो कटहल होता है ना। तो हो गया मटर टमाटर कटहल। 100 रुपये इनाम भी दिया था उसने, मैं नहीं देता किसी को इनाम देना, है ना। तो इतने सरल से क्वेश्चन होते हैं और उत्तर हमारे अगल बगल में रहता है, लेकिन हमारी सोच वहां तक जाती नहीं। अब सोचो यदि आप कटहल बोल देते तो क्या होता, सही होता या गलत होता, लेकिन आप लोगों ने बोला ही नहीं, बोला ही नहीं। तो इसलिए हमारे दिमाग में चलते रहना चाहिए, कुछ ना कुछ सोच जो है वो डेवलप होना चाहिए। तो ये इसका किस्सा खत्म हो गया। संवैधानिक संस्थाएं, राष्ट्रीय स्तर की संवैधानिक संस्थाएं बताइए आप सरिता, राष्ट्रीय स्तर की संवैधानिक संस्थाएं। चलो दिनेश आप बताओ। नहीं हाँ नहीं पता। नहीं पता, कैसे नहीं पता? योगेश कैसे आ रहे, धब्बा लग रहे ना, हाँ धर्म के नाम पे धब्बा लग रहे हैं। राष्ट्रीय स्तर की संस्थाएं हैं लेता सर केंद्रीय निर्वाचन आयोग, हाँ और जो राष्ट्रीय स्तर पर अनुसूचित जनजाति आयोग, हाँ। जाति आयोग, हाँ और अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग, हाँ अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग, और लोक सेवा आयोग, लोक सेवा आयोग। लोक सेवा आयोग, हाँ। और ये वित्तीय आयोग राष्ट्रीय स्तर पर। अरे हम केंद्र की बात करें तो राज्य का क्या बता रहे हैं? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, महान्यायवादी, ये सब क्या है? राष्ट्रीय स्तर। राष्ट्रीय स्तर के संवैधानिक पद है ना। राज्य स्तर पे महाधिवक्ता हो सकता था, और जो अपने केंद्र पे संघ लोक सेवा आयोग बोला, राज्य स्तर पर राज्य लोक सेवा आयोग या मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग। अब तो एकदम क्लियर हो गया ना दोनों। अब है संवैधिक निकाय, संवैधिक निकाय। अब मूल संविधान में नहीं है, बाद में संविधान में भी नहीं है, लेकिन कोई अधिनियम बनाकर उसे संविधान जैसा रूप दिया गया है, तो वो क्या कहलाता है? संवैधिक निकाय। संवैधिक निकाय जैसे जैसे राष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग, बहुत बढ़िया बोला। राष्ट्रीय महिला आयोग, सूचना आयोग, बाल संरक्षण आयोग, ये क्या कौन सा है? संवैधिक निकाय। संवैधिक निकाय मतलब इनके लिए अधिनियम तो बना दिया गया है, लेकिन संविधान के किसी भाग में, किसी आर्टिकल में स्पष्ट कोई प्रावधान नहीं है। एक अलग से विधि बनाकर उनके लिए नियम कानून बने हैं, तो वो कौन से है? संवैधिक निकाय। बात समझ में आई आपके? कल पूछूंगा तो कल भी जवाब देना है, ऐसा नहीं कि आज समझ में आ गया, हाथ धोया और भूल गए, ये नहीं होना चाहिए। अब इसके आधार पर देख लेना राष्ट्रीय स्तर के कौन से, राज्य स्तर के संवैधिक निकाय कौन से। फिर है गैर संवैधिक व गैर संवैधानिक। ना तो उनको संविधान में कोई उल्लेख है और ना ही उनके लिए अलग से कोई विधि बनाई है, ना ही कोई अलग से विधि बनाई गई है। तो ऐसे आयोग को क्या बोलेंगे? गैर संवैधिक व संवैधानिक आयोग या सलाहकारी निकाय। ये क्या बोलते हैं उसे? सलाहकारी निकाय। जैसे केंद्र में नीति आयोग और राज्य में राज्य नीति आयोग है। कल परसों दिन किसी ने मैसेज डाला था एक मैडम ने, है ना, तो उन्होंने बताया था राज्य नीति आयोग पढ़ना है करके। पढ़ा था हम लोगों ने मैसेज? ध्यान नहीं दिया, ध्यान नहीं दिया। यही तो एक पार की नजर होती है। हमें क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है ये पता होना चाहिए। क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, कम से कम इतना तो पता होना ही चाहिए। बहुत अच्छा उन्होंने लिखा है, आप एक बार और पढ़ेंगे सब लोग, भले 2 लाइन में लिखा है, तो उसमें संशोधन किया। बीच में कई बार क्वेश्चन उठ रहा था, वे केंद्र में योजना आयोग को नीति आयोग बना दिया, राज्य में भी किया गया, तो ये स्पष्टीकरण दिया है। 1-2-3 दिन पहले एक पेज मैंने भी डाला था। क्या क्या डाल दिया? वो इंजीनियर होने तो हाँ
आईएएस बनेंगे तो स्कैम में फंसेंगे। नहीं, वो तो मजाक था, वो तो मजाक किया था। वो ये चेक करने के लिए था कि कितने लोग इसको पढ़ते हैं, कितने नहीं पढ़ते। जिसने कमेंट किया है, ये किया है, वो किया है, मतलब उनका पीएससी से कोई लगाव नहीं है। उससे पहले डाला था कोई टाइगर रिजर्व है, ऐसा कुछ डाला था मैंने मैसेज। हाँ, अब इसको किया आपने कंप्लीट, ये आएगा पीएससी के प्री में। ये प्री में जरूर पूछेगा इससे संबंधित क्वेश्चन। ये नहीं पढ़ा होगा, है ना, ये नहीं पढ़ा होगा भाई। जो पढ़ने की चीजें उसी को ही पढ़ा करो। कभी कभी मैं ग्रुप में चेक भी करते रहता हूँ कि कौन क्या कर रहा है करके, लोग उस पर भी कमेंट कर देते हैं। तब मुझे समझ में आ जाता है कि ये अलग अलग कैटेगरी के अलग अलग तरीके के स्टूडेंट है करके। क्या तक बात क्लियर हो गई ना? गैर संवैधानिक और गैर संवैधानिक, ना तो संविधान में कोई उल्लेख है और ना ही अलग से उनको संवैधानिक दर्जा देने के लिए कोई विधि बनाई है। तो ये क्या है? गैर संवैधानिक व गैर संवैधानिक, जैसे नीति आयोग, राज्य योजना आयोग या राज्य नीति आयोग। अब निर्वाचन आयोग कैसी संस्था है? अब हम डायरेक्ट अपने क्वेश्चन पर आ जाते हैं। निर्वाचन आयोग बहुत पढ़ा हमने इसे, अभी क्वेश्चन आंसर भी पूछे गए इसके ऊपर। एक क्वेश्चन 100% आता है इससे संबंधित, डिटेल में पढ़ेंगे। निर्वाचन आयोग, कल संवैधानिक प्रावधान पढ़ लिया अपन ने, इसमें संवैधानिक आयोग है ये 324, 325, 326, 327, 328 और 329, इतने प्रावधान दिए हुए हैं इसमें, है ना। 324, 325, 326, 327, 328, 329। 329 में स्पष्ट दिया है निर्वाचन संबंधी मामले न्यायालय का हस्तक्षेप। 328 राज्य विधानमंडल को निर्वाचन के संबंध में विधि बनाने की शक्ति। 327 केंद्र सरकार को, केंद्रीय विधानमंडल को निर्वाचन से संबंधित नियम या विधि बनाने की शक्ति। 326 वयस्क मताधिकार, वयस्क मताधिकार। 325 मतदाता सूची और 324 निर्वाचन आयोग की नियुक्ति, कार्य, वेतन, भत्ते, सेवा शर्तें, ये सब काय में दिया है 324 में। इतना तो कंठस्थ हो जाना चाहिए। 324, 325, 326, 327, 328, 329। और भाग कौन सा बताया था? भाग 15। भाग 15, भाग 15 में ये दिया हुआ है। चुनाव आयोग की नियुक्ति, चुनाव से संबंधित कार्य, दायित्व, निर्देशन व नियंत्रण का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में? 324। अनुच्छेद 324 में दिया हुआ है। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब निर्वाचन आयोग की संरचना पढ़ते हैं। संरचना ये 324 में दिया हुआ है, 324 1 में, 324 1 में। तो संरचना में क्या है? बहुसदस्यीय, बहुसदस्यीय है। राष्ट्रपति महोदय आवश्यकता अनुसार निर्वाचन आयुक्त भी नियुक्त कर सकता है। बहुसदस्यीय है और राष्ट्रपति आवश्यकता अनुसार निर्वाचन आयुक्त नियुक्त कर सकता है। अब यहां समझने लायक है। मध्य प्रदेश में निर्वाचन आयुक्त राज्यपाल, यही समझना है, ठीक है। केंद्रीय निर्वाचन आयोग एक अलग कड़ी है ना। केंद्रीय निर्वाचन आयोग, केंद्रीय
निर्वाचन आयोग एक अलग कड़ी है, और राज्य निर्वाचन आयोग एक अलग कड़ी है। ठीक है। केंद्रीय निर्वाचन आयोग क्या, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद, इनके चुनाव करवाता है। और ये किसके करवाता है? पंचायतों के, नगर पालिका, नगर निगम के। ऐसे नहीं कि राज्य निर्वाचन आयोग राज्य विधानसभा के चुनाव करवाए, नहीं, वो अलग है। मतदाता सूची भी जो है केंद्रीय निर्वाचन के लिए अलग बनती है, और राज्य निर्वाचन पंचायत चुनाव के लिए मतदाता सूची अलग बनती है। इतना याद रखना बराबर है। ठीक है। अब यहां पर यह बोला कि निर्वाचन आयोग कैसा होगा? बहुसदस्यीय होगा। ठीक। अभी 3 सदस्यीय है, कल पढ़ा था पर 3 सदस्यीय है, एक मुख्य निर्वाचन आयोग और 2 अन्य निर्वाचन आयोग। लेकिन एक साथ में 5 राज्यों के चुनाव होंगे मध्य प्रदेश के साथ में, और निर्वाचन आयुक्त में 3 सदस्यीय है। तो राष्ट्रपति आवश्यकतानुसार निर्वाचन आयुक्त नियुक्त कर सकता है। एक मध्य प्रदेश के लिए अलग कर दिया, गुजरात के अलग कर दिया, उत्तर प्रदेश के लिए अलग कर दिया। लेकिन इस सीरीज का होगा क्या? वो नहीं, इसी सीरीज में 1-2 और भी चाहे तो वो नियुक्त कर सकता है, लेकिन वो राज्य निर्वाचन आयोग नहीं होगा। वो किस में होगा? केंद्रीय निर्वाचन आयोग में ही होते हैं। तो आवश्यकता अनुसार वो राष्ट्रपति महोदय निर्वाचन आयुक्त नियुक्त कर सकते हैं। बात क्लियर हो गई एकदम। लेकिन वो राज्य निर्वाचन आयोग की कड़ी होगी क्या? नहीं। जैसे मध्य प्रदेश में ही पढ़ेंगे हम अभी थोड़ी देर से, तो राज्य निर्वाचन आयुक्त अलग होगा, मुख्य निर्वाचन अधिकारी अलग होंगे। मुख्य निर्वाचन अधिकारी मतलब ये राष्ट्रपति ने निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किया है मध्य प्रदेश के लिए। बात समझ में आ गई? लिखेंगे स्थापना 25 जनवरी 1950। 25 जनवरी 1950। 26 को क्यों नहीं किया? क्योंकि उस दिन तो संविधान लागू हुआ, तब तक हमें ये पद क्रिएट करके हमें निर्वाचन करवाना था, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, इनके लिए प्रावधान करने थे। 25 जनवरी 1950। और इसी दिन फिर क्या बोला जाता है? राष्ट्रीय मतदाता दिवस होता है 25 जनवरी को, कल पढ़ा। अब निर्वाचन आयोग तो बहुसदस्यीय है, लेकिन शुरुआत में 1 सदस्यीय रखा था, और ये 1950 से 1989 तक 1950 से 1989 तक 1 सदस्यीय रहा। मतलब मुख्य निर्वाचन आयुक्त एक ही होता था। फिर 1989 से 1990 तक 3 सदस्यीय। 1989 से 1990 तक 3 सदस्यीय बना दिया गया। 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किए गए, और मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे उस समय RBS शास्त्री। ये पूछ लेते हैं कभी कभी। और 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त थे, SS धनोवा और BS सहगल। SS धनोवा व BS सहगल। BS सहगल। इसमें से बड़ा कौन होता है? मुख्य निर्वाचन आयुक्त। ये समझने वाली बात है।
तीनों की शक्तियां बराबर थी। बात समझ में? तीनों की शक्तियां कैसी है? बराबर है। तीनों की शक्तियां बराबर है। फिर इसके ऊपर आपत्ति लगी, भाई बहुसदस्यीय है, आप बोल रहे तीनों की शक्तियां बराबर है, एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त है, तो उसको लगेगा ना सर मेरा मुख्य होने का क्या मतलब है, जब तीनों क्या है? बराबर है। तो मुख्य होने का क्या मतलब है भाई? या तो एक सीढ़ी होना चाहिए, तो बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, आदेश की एकता बनी रहे। अभी तीनों को बराबर कर दिए तो वहां तो दिक्कत हो सकती थी, तो इसके ऊपर ऑब्जेक्शन लगा, कोर्ट में केस चला गया, और कोर्ट में केस चला गया तो फिर इसको क्या कर दिया? एक सदस्य 1990 से 1993 तक, 1990 से 1993 तक पुनः निर्वाचन आयोग एक सदस्यीय हो गया, एक सदस्यीय हो गया। क्लियर है क्या? और फिर जो केस चल रहा था वो जीत गए, और फिर अंतिम निर्णय क्या आया? 1993 से 3 सदस्यीय है। वर्तमान में निर्वाचन आयोग कैसा बना है? 3 सदस्यीय बना हुआ है, 3 सदस्यीय बना हुआ है। वर्तमान स्वरूप यदि देखें तो ये क्वेश्चन एक तो है मुख्य निर्वाचन आयुक्त, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, दूसरा है 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त, और फिर तीसरे नंबर पे क्या, जो अभी बताया मैंने, राष्ट्रपति नियुक्त कर सकता है, तो उसमें है राष्ट्रपति आवश्यकता पड़ने पर निर्वाचन आयोग के परामर्श से राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कर सकते हैं। राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति, राज्य नहीं, प्रादेशिक है ना, राज्य शब्द की जगह क्या है उसमें? प्रादेशिक। राज्य लिख लेंगे तो उसमें कंफ्यूज हो जाएंगे, है क्या? प्रादेशिक। प्रादेशिक निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कर सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं उसमें। अब पीएससी पूछ रहा है कि केंद्रीय निर्वाचन आयोग का कौन सदस्य नहीं होता? मुख्य निर्वाचन आयुक्त, अन्य निर्वाचन आयुक्त, प्रादेशिक निर्वाचन आयुक्त, राज्य निर्वाचन आयुक्त, तो कौन सा नहीं होगा? राज्य निर्वाचन आयुक्त, वो केंद्रीय निर्वाचन आयोग का सदस्य नहीं होगा। निर्वाचन आयुक्त का प्रकार नहीं है मुख्य निर्वाचन आयुक्त, अन्य निर्वाचन आयुक्त, तदर्थ निर्वाचन आयुक्त, प्रादेशिक निर्वाचन आयुक्त। तो तदर्थ न्यायाधीश होते हैं, इसमें नहीं। अब उसमें ये पूछ रहे प्रादेशिक मुख्य न्यायाधीश, उसमें डाल दे, निर्वाचन आयुक्त का प्रकार काय में डाल दे? मुख्य न्यायाधीश वाले इसमें डाल दे और कंफ्यूज कर दे। तो ऐसे शब्द हमें याद रखना है कि कौन सा शब्द किस आयुक्त से संबंधित है। तो वर्तमान में इस तरीके से चल रही है। अब सेवा शर्तें, सेवा शर्तें, ये सरल बात है, कल हमने पढ़ लिया था। कौन निर्धारित करता है इनकी सेवा शर्तें?
सेवा शर्त राष्ट्रपति के द्वारा। कार्यकाल पता है, अध्यक्ष का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो। और अन्य के लिए 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो, जो भी पहले हो। छह वर्ष या 65 वर्ष की आयु। वेतन भत्ते कल भी पढ़ा था अपन ने, राज्य केंद्र की संचित निधि से अलग, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, जो नया लिख रहे हैं वही पढ़ने की जरूरत है। अब यह बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन जिसके ऊपर हम चर्चा करेंगे, स्वतंत्रता के लिए प्रावधान। स्वतंत्रता के लिए प्रावधान, ये मेंस का क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता है कि निर्वाचन आयोग स्वतंत्र रूप से कार्य करे, इसके लिए संविधान में क्या प्रावधान किए हुए हैं। इतना बड़ा पद है, पूरे देश का निर्वाचन करवाते हैं, बार बार ऑब्जेक्शन लगते हैं। पहले बैलेट पेपर से चुनाव होते थे तो बोलते थे कि इसमें क्या होता है, बूथ कैप्चरिंग हो जाती है, बूथ कैप्चरिंग हो जाती है, लूट लेते हैं, मत पेटी लूट लेते हैं और दबाव डालकर जो निर्वाचन से जुड़े हुए लोग हैं या अन्य लोग हैं स्वयं ही जो है मतदान कर देते हैं, ऐसे ऑब्जेक्शन लगते थे। तो फिर क्या किया, उसकी जगह ईवीएम आया, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, ईवीएम आया। अब ईवीएम में क्या होता है, बटन दबाओ, वोट अपने आप डल जाएगा, जिसको डाला उससे हो जाएगा, गलत होता नहीं है। अब उसमें क्या होता था, बैलेट पेपर में लोगों को आता नहीं था, किधर के किधर वो सील लगा देते थे, तो रिजेक्ट बहुत ज़्यादा होते थे। और इसमें ईवीएम में रिजेक्ट नहीं होता, रिजेक्ट नहीं होता, किसी न किसी प्रत्याशी को ही मिलता है। अब ये सब कुछ तो किया है, अब बोलते ईवीएम हैक हो जाती है, लग रहा है ना, फिर वोट दो किसी को भी जाता किसी और कोई। आप लोग नहीं सुनते क्या, आपने नहीं पढ़ा, सुना है? सुना है ना, तो फिर थोड़े से एक्सप्रेशन बदला करो कि हाँ हाँ ऐसा कुछ तो मुझे समझ में है। आप ऐसे देख रहे हो जैसे मैं कोई ऐसी बात बता रहा हूँ जिसके बारे में कोई आइडिया ही ना हो, ऐसा नहीं। तो क्या फिर बैलेट पेपर, हाँ गुड मॉर्निंग। हम्म 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 चलो, ये हमारी रिकॉर्डेड क्लास है, इस तरीके की चर्चा करना क्या है, मेरे लिए तो घातक हो जाएगा, तो मैं ऐसा किसी का नाम नहीं लूंगा। तो बात समझ में आ गई ना, ये ऑब्जेक्शन लगते हैं, मेरा कहने का मतलब ये ऑब्जेक्शन लगते हैं, तो फिर निर्वाचन आयोग इन सब से बचे रहे, तो इसके लिए क्या प्रावधान किए गए हैं कि किसी भ्रष्टाचार में, किसी पार्टी विशेष के सपोर्ट में न आए, किसी के दबाव में काम न करे। रूलिंग पार्टी उसके ऊपर दबाव बना सकती है, तो इसके लिए क्या किया है, कुछ प्रावधान किए गए। तो सबसे पहला संवैधानिक, अब नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति, ठीक है, स्पष्ट प्रावधान है। वेतन भत्ते संचित निधि से अलाभकारी परिवर्तन नहीं। दूसरा क्या, वेतन भत्ते संचित
निधि से कोई अलाभकारी परिवर्तन नहीं, अलाभकारी परिवर्तन नहीं। और क्या इसमें हटाने की प्रक्रिया, भाई ये किसी के प्रसाद पर्यंत काम करते हैं क्या? नहीं, इनका कार्यकाल स्थायी है। 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो। यदि 6 वर्ष का कार्यकाल हो जाए, 62 साल के हो, तो भी इनका पद समाप्त हो जाएगा। या 3 ही वर्ष का कार्यकाल हुआ और 65 वर्ष के हो गए, तो भी इनको पद से मुक्त कर दिया जाएगा। बीच में हटा नहीं सकते इसको, और हटाना है तो फिर विधिवत प्रक्रिया दी हुई है। कौन सी प्रक्रिया होगी? जो आर्टिकल 124(1) में दी हुई है, महाभियोग जैसी प्रक्रिया। उस प्रक्रिया से ही हटाया जा सकता है। ऐसे नहीं कि किसी जो रूलिंग पार्टी है उन्होंने बोला कि हमारे अनुसार काम नहीं कर रहा है, इनको हटा दो। ऐसा हो सकता है क्या? नहीं। और स्पष्ट दिया है फिर उसमें, राज्यसभा में प्रस्ताव ला रहे हैं तो 50 सदस्य होने चाहिए, लोकसभा में प्रस्ताव ला रहे हैं तो कम से कम 100 सदस्य होना चाहिए। 3 सदस्यीय जांच कमेटी बनेगी। वो कमेटी की जब रिपोर्ट आ जाएगी तो उसके बाद में वोटिंग होगी, और फिर भी 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित हो जाता है, तब जाके इनको पद से हटाया जा सकता है। तो फिर ये दबाव में रहेंगे क्या? नहीं, तो बताए कि हम काम ईमानदारी से कर रहे हैं, हमें कोई हटा नहीं सकता, तो काम अपना ईमानदारी से कर लेंगे। और क्या हो सकता है? प्रस्ताव ये हो गया हटाने की प्रक्रिया। और क्या है इनकी स्वतंत्रता के लिए प्रावधान? न्यायालय का अहस्तक्षेप, ये भी लिखा है। निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालय का अहस्तक्षेप। एक और बड़ी बात इसमें है, पद मुक्ति के बाद, रिटायर होने के बाद, सेवानिवृत्ति के बाद अन्य किसी पद पर इनको नियुक्त नहीं किया जा सकता। अब यदि कोई सोचेगा अब मैं रिटायर हो जाऊंगा तो क्या करूंगा, भाई मैं किसी का पक्ष लेते रहता हूं, तो हो सकता है मुझे रिटायर होने के बाद अच्छे पद पर कहीं नियुक्त कर दे। लेकिन अब उनको बोला कि तुम कितना भी किसी का पक्ष ले लो, तुम्हें कहीं पर नियुक्त नहीं किया जाएगा, तो पक्षपात का सवाल ही नहीं। सेवानिवृत्ति के पश्चात अन्य पद पर नियुक्त नहीं किया जा सकता है। अन्य पद पर कहीं पर भी नियुक्त नहीं किया जा सकता है। क्लियर हो गया? सबको पता चल गया स्वतंत्रता के लिए क्या प्रावधान किए हुए हैं। अब हम बात करते हैं इनके कार्य, निर्वाचन आयोग के कार्य क्या काम करता है। कार्य, केंद्रीय निर्वाचन आयोग के कार्य। हाँ, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद और राज्य विधानमंडल के चुनाव करवाना। ठीक है। पहला मुख्य कार्य है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद व राज्य विधानमंडल का निर्वाचन करना। पहला कार्य बहुत ही बढ़िया बताया। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद व राज्य विधान मंडल के चुनाव कराना। दूसरा काम विजय आप बताएं, हेमलता बताएगी। निर्वाचक नामावली तैयार करना। निर्वाचक नामावली तैयार करना और राजनीतिक दलों को मान्यता देना। राजनीतिक दलों को मान्यता देना और जो सबसे महत्वपूर्ण है दूसरा कार्य परिसीमन। परिसीमन
करना। परिसीमन करना प्रत्येक 10 वर्ष बाद, जनगणना के बाद में परिसीमन करना, क्योंकि ये जो सीटें आवंटित हुई है जनसंख्या के आधार पर है, जनसंख्या के आधार पर है, और 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य होना चाहिए। अब जनगणना होगी तो पता चलेगा कि जनसंख्या बढ़ गई है, तब इसमें सदस्यों को बढ़ाना पड़ेगा, तो ये दिया हुआ है इसमें। ठीक, परिसीमन करना, परिसीमन करवाना। अपन ने पहले पढ़ा कि जो परिसीमन आयोग होता है इसका अध्यक्ष कौन होता है? मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है। तीसरा है निर्वाचक नामावली तैयार करना, ये बता दिया आप लोगों ने। निर्वाचक नामावली तैयार करना कब होती है? निर्वाचक नामावली तैयार निर्वाचन से पहले, जनगणना के बाद। जब जब जनगणना होगी निर्वाचक नामावली बनेगी। चुनाव से पहले, चुनाव से पहले। निर्वाचन की तिथि व समय सारणी, निर्वाचन की तिथि व समय सारणी तैयार करना, समय सारणी तैयार करना। यह क्वेश्चन अटक जाता है भाई योगेश, निर्वाचन की अधिसूचना कौन जारी करता है? अभी मध्य प्रदेश के लिए निर्वाचन होना है, आपको पता है कौन अधिसूचना जारी करेगा? निर्वाचन आयोग करेगा। अब ये भी बात है ना, कौन सा? हाँ? मुझे पता था कि आप जरूर फंसोगे, ऐसा चक्रव्यूह था, और इसलिए ये कमजोर कड़ी को अपनाया मैंने, है ना? तो जब कोई चालाक शिकारी होते हैं ना, वैसे ही चक्रव्यूह में फंसा देते हैं कि शुरुआत ऐसा कर देते, इशारा दूसरी तरफ कर देते हैं कि हमारा ध्यान जो है अब वो एक बिंदु पर ही केंद्रित हो जाता है। अब जैसे इन्होंने बोला कि निर्वाचन आयोग, तो मैंने बोला कौन सा, तो आप फंस गए फिर वहां पे। भाई वो नहीं करता, राष्ट्रपति करता है, तो वो घोषणा करते हैं, उसी को तो अधिसूचना बोलते हैं, उसी को अधिसूचना बोलते हैं, उसी को अधिसूचना बोलते हैं। ठीक है, अधिसूचना, निर्वाचन की अधिसूचना जारी करना कौन करता है? राष्ट्रपति। और ये पंचायत, स्थानीय निकाय, इसके अधिसूचना राज्य के राज्यपाल कौन करते हैं? राज्यपाल। बात समझ आ गई एकदम? तो अधिसूचना कौन जारी करता है? ब्रैकेट में लिख लेना कि ये सिर्फ तैयार कर सकता है, निर्वाचन की तिथि समय सारणी तैयार कर सकता है, लेकिन तैयार होने के बाद में ये एक अधिसूचना कौन जारी करेंगे? राष्ट्रपति जारी करेंगे। भाई इस तारीख को चुनाव होगा, इस दिन मतगणना होगी। ठीक, क्लियर हो गया एकदम? आगे लिखेंगे। अब अधिसूचना जारी कर दी राष्ट्रपति महोदय जी के द्वारा। अब उसमें ये भी लिखा रहेगा कि इस तारीख को फॉर्म भरना है, इस तारीख को वापस लेना है, ये करना है, वो करना है। नामांकन पत्रों का परीक्षण करना, नामांकन पत्रों का परीक्षण करना, नामांकन पत्रों का परीक्षण करना। राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करना, राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करना, ये भी केंद्रीय निर्वाचन आयोग का कार्य है, केंद्रीय निर्वाचन आयोग का कार्य है। मतलब राजनीतिक दल जैसे भारतीय जनता पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, बहुजन समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी, ये जो पार्टियां हैं, अब ऐसा नहीं कि इन्होंने अपने मन से ही नाम रख लिया, चुनाव चिन्ह ले लिया, काम हो गया, नहीं। इसे केंद्रीय निर्वाचन आयोग मान्यता देता है। और किस प्रकार से मान्यता देता है?
राष्ट्रीय राजनीतिक दल के रूप में, राज्य स्तरीय राजनीतिक दल के रूप में, क्षेत्रीय दल के रूप में, अलग अलग जो उनकी काबिलियत रहेगी उसके अनुसार मान्यता प्रदान करेंगे। अब क्या शर्तें हैं वो अभी पढ़ेंगे कि राष्ट्रीय राजनीतिक दल होने के लिए क्या शर्तें होना चाहिए, कौन सी कंडीशन पूरी करना चाहिए, राज्य स्तरीय दल का दर्जा प्राप्त करने के लिए कौन सी शर्तें पूरी करना चाहिए, पूरा पढ़ेंगे। लेकिन ये मान्यता कौन प्रदान करता है? केंद्रीय निर्वाचन आयोग। केंद्रीय निर्वाचन आयोग। चुनाव चिन्ह आवंटित करना, चुनाव चिन्ह आवंटित करना। जो राजनीतिक दल है इनको मान्यता प्रदान करते हैं और उसके बाद में उनको चुनाव चिन्ह देते हैं स्थायी। ये आपका चुनाव चिन्ह है, आप इसके माध्यम से अपना प्रचार प्रसार करते रहें। निर्वाचन के समय राजनीतिक दलों को अपनी नीतियों के प्रचार प्रसार के लिए रेडियो व दूरदर्शन पर समय सारणी प्रदान करना, समय सारणी प्रदान करना, समय सारणी प्रदान करना। क्लियर हो गया यहाँ तक? एक निर्योग्यता पढ़ा था पढ़ने, सदस्य की, संसद सदस्य की पढ़ा ना पढ़ने, आर्टिकल 102 निर्योग्यता है। क्या है उसमें? 3 में निर्वचन है। तो क्या दिया है कि आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करता पाए, समय पर हिसाब निर्वाचन का व्यय प्रस्तुत न करे या अयोग्य घोषित हो जाए किसी कारण से, तो फिर उसे पद से कौन हटाता है? पद से कौन हटाता है? इन सब कारणों की वजह से राष्ट्रपति हटाते हैं। लेकिन बीच में कोई आता है क्या? वहां पे थोड़ा सा बोलना चाहिए, मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सलाह से। तो ये काम है कि नहीं उनका? लिखेंगे ये काम भी। सांसद या विधायक योग्यता के लिए राष्ट्रपति व राज्यपाल को सलाह देना, सलाह देना। अगला कार्य लिखेंगे, राष्ट्रीय राजनीतिक दलों के लिए, राष्ट्रीय राजनीतिक दलों के लिए आदर्श आचार संहिता तैयार करना, स्वीप प्लान चलता है, एक स्वीप पता है आप लोगों को? स्वीप अखबारों में पढ़ते रहते होंगे। स्वीप क्या है? पढ़ा है पेपर में पढ़ा है। एक पढ़ेंगे हम सी विजिल एप, सी विजिल एप, सी विजिल एप है ना? ये सब काम निर्वाचन आयोग के। स्वीप मतलब मतदाता जागरूकता कार्यक्रम चलाना पूरे देश में। एक राजनीतिक प्रशिक्षण दिया जाता है मतदाताओं को कि आप योग्य प्रत्याशी को ही अपना वोट प्रदान करें, दान न करें, बल्कि योग्य प्रत्याशी को ही आप लोग चुने, किसी प्रकार के भ्रम में न रहे। ईवीएम कैसे चलाना है, क्या करना है, ये प्रशिक्षण देना भी किसका काम है? निर्वाचन आयोग का काम है। लिखेंगे मतदाताओं को राजनीतिक प्रशिक्षण प्रदान करना।
अब कहीं पर मतपेटी लूट ली जाए, कुछ हो जाए, तो ये निर्वाचन को रद्द कौन करेगा? राष्ट्रपति, राज्यपाल, कौन करेगा? आयोग ही करेगा। आयोग ही करेगा, केवल और केवल आयोग करेगा। ठीक है, लिखेंगे इसको, अच्छे से लिखेंगे जरा। रैगिंग, मतदान केंद्र लूटना, हिंसा, हिंसा व अन्य अनियमितताओं के आधार पर, अन्य अनियमितताओं के आधार पर निर्वाचन को रद्द करना, निर्वाचन को रद्द करना, निर्वाचन को रद्द करना। लास्ट कार्य लिखेंगे, जैसे कहीं किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा हुआ हो, 6 महीने हो गए, 1 साल हो गए, राष्ट्रपति शासन हट ही नहीं रहा है, पता चला कि वहां तो ऐसा कुछ है ही नहीं, तो केंद्रीय निर्वाचन आयोग राष्ट्रपति महोदय को सलाह देते हैं या वहां से राष्ट्रपति शासन हटा देते हैं, वहां पर अब चुनाव करवा देते हैं। बहुत हो गई, बहुत हो गई। क्लियर होगी बात है? ठीक, लिखेंगे इसे। राष्ट्रपति को सलाह देना कि, सलाह देना कि राष्ट्रपति शासन वाले राज्य में, राष्ट्रपति शासन वाले राज्य में एक वर्ष समाप्ति के पश्चात निर्वाचन कराए या नहीं, कराए या नहीं। क्लियर हो गया? ये क्या हो गए, इनके कार्य हो गए, इनके कार्य। कुछ निर्वाचन आयोग की बात करते हैं, निर्वाचन आयुक्त की बात करते हैं। तो भारत निर्वाचन आयोग का गठन कब हुआ था? 25 जनवरी 1950। पहले निर्वाचन आयुक्त कौन थे? प्रथम निर्वाचन आयुक्त। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। सुकुमार सेन, सुकुमार सेन, सुकुमार सेन। प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त बी.एस. रमादेवी, बी.एस. रमादेवी। ये क्वेश्चन पूछा गया था कुछ दिन पहले। वी.एस. रमादेवी नवंबर दिसंबर 1990 में, नवंबर दिसंबर 1990। मुस्लिम निर्वाचन आयुक्त, प्रथम मुस्लिम निर्वाचन आयुक्त S.Y. कुरैशी, S.Y. कुरैशी 2010 से 2012 तक। वर्तमान में किस नंबर के निर्वाचन आयुक्त चल रहे हैं? 25वें निर्वाचन आयुक्त है अभी। 15 मई 2022 को इनका निर्वाचन मतलब नियुक्त हुए थे। कब नियुक्त हुए? 15 मई 2022। नाम है राजीव कुमार जी। 25वें निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार जी। 24वें कौन थे? सुशील चंद्र। ये सही जोड़ी मिलाने के लिए भी आ जाता है, ये पूरी सूची पता होना चाहिए हमें। ठीक। अभी 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? अन्य निर्वाचन आयुक्त
किसी को पता है? देखना योगेश। एक तो है अनूप कुमार पांडे, अनूप कुमार पांडे, अनूप कुमार पांडे, एक नाम अभी बता रहा हूं। तो ये नाम तो हमें पता होना चाहिए। जैसे मुख्य निर्वाचन आयुक्त तो निम्नलिखित में से कोई को निर्वाचन आयुक्त नहीं रहे, ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं कि 17वीं लोकसभा के जो चुनाव हुए थे उस समय मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे, ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं। जैसे अभी कौन सी लोकसभा के चुनाव होंगे? 18वीं लोकसभा के चुनाव होंगे, तो उस समय मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन, ऐसे क्वेश्चन भी बन जाते हैं। ठीक, अब हम देखेंगे एक शाही होती है, शाही होती है? ये बीच वाली उंगली ये तर्जनी पे लगाते हैं, यहां पर ऐसे लगा देते हैं, वो मिटती नहीं है, वो मिटती नहीं है 2-4 दिन तक। पहले लगा, उसके बाद में तो और गहरी होने लग जाती है। देखा है क्या हम लोगों ने? क्या मिटा के देखा है? अच्छा, मिटा के नहीं देखा, लगा के देखा है। जो वोट डाल के आते हैं उनको देखा। आज तो वोट नहीं डाला आपने, इस बार डालोगे? क्यों? वोटर आईडी कार्ड मतदाता सूची का फॉर्म तो भर दिया होगा? नहीं भरा आपने, तो गलत बात। कितने उम्र हो गए? 17 साल, 7 महीने का 8 महीने का हो जाता है, वो भी फॉर्म भर सकता है। वो शाही काय की होती है, और वो शाही होती है सिल्वर नाइट्रेट। लिखेंगे इसे, सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट। चुनाव में प्रयोग होने वाली शाही कौन सी है? सिल्वर नाइट्रेट। जैसे ही पराबैंगनी प्रकाश के संपर्क में आती है वो अपना दाग छोड़ने लग जाते हैं। अंधेरे में लगाओ और पोंछ दो तो उसका दाग नहीं बनेगा, लेकिन जैसे उजाले में आता है सूर्य की रोशनी उसके ऊपर पड़ेगी, वो अपना दाग छोड़ देती है। कहाँ बनती है ये शाही? कहाँ बनती है? तो ये बनती है कर्नाटक की मैसूर पेंट्स एवं वार्निश लिमिटेड द्वारा। क्लियर हो गया? कहाँ बनते हैं? कर्नाटक की मैसूर पेंट्स एवं वार्निश लिमिटेड द्वारा। सीवीसी लैब पता है? मैंने लिखा पर था, बताया नहीं था। सीवीसी लैब क्या होता है? सीवीसी लैब नहीं बताया क्या हमने? तब मैंने सही में कभी नहीं बताया, इस साल, पिछले साल कभी तो बताया योगेश जी। सी विजिल आप सब लोग अपने अपने मोबाइल में से डाउनलोड कर लें। सी विजिल एक। कहीं पर भी आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन हो तब हम इसकी ऑनलाइन शिकायत कर सकते हैं। कोई पैसा बांट रहा हो, कोई व्यक्ति या कोई सरकारी अधिकारी किसी एक प्रत्याशी को वोट देने की बात कर रहा है, तो सरकारी कर्मचारियों का एक काम है क्या? नहीं, उसका काम है निर्वाचन का प्रचार करना है। वोट दो, वोट दो, वोट दो, ये काम है उसका बोलना। ये तो नहीं है कि तुम इसी को वोट दो, ये बोलना उसका काम है क्या? नहीं, ऐसा कहीं करते हुए पाया जाए, कोई वोट देने के लिए शराब बांटते हुए पाया जाए, तो उस जिस मोबाइल में वो ऐप है उससे वीडियो बनाना है, लाइव लोकेशन से लेता है ये, और तुरंत ही जो उस एरिया के जो निर्वाचन आयुक्त है वहां तक ये ऑनलाइन शिकायत दर्ज हो जाती है। तुरंत लाइव लोकेशन, 3 मिनट के अंदर शिकायत वहां पहुंच जाती है।
FST एक टीम होती है, FST फ्लाइंग स्क्वाड टीम होती है जो ये जांच करती है। वो वहां पहुंच जाएगी, निराकरण करेगी और जो संबंधित आरोप है वहां तक रिपोर्ट दे देगी। कोई भी व्यक्ति, आम आदमियों के लिए है ये, कोई भी इस ऐप के माध्यम से आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायत कर सकते हैं। आगे बात सुनिए, CVSAIL ऐप। ऐसे ही एक है PWD ऐप, PWD ऐप। दूसरा है PWD ऐप। अब ये तो समझ में आ गया होगा PWD। हाँ, फिजिकल हैंडीकैप्ड, फिजिकली हैंडीकैप्ड दिव्यांग मतदाताओं को वाहन एवं व्हील चेयर उपलब्ध कराई जाती है। यदि कोई दिव्यांग मतदाता है और वो उस ऐप के माध्यम से अपना रजिस्ट्रेशन करवा लेता है तो फिर उसके लिए क्या होगा, व्हील चेयर की व्यवस्था कराई जाएगी। इस बार तो कुछ अलग ही परिवर्तन कर दिया, क्योंकि हम निर्वाचन से जुड़े हुए तो हमें ये जानकारी मिल जाती है, ट्रेनिंग देते हैं हम लोग को। ऐसे गर्दन हिला रहे जैसे मैंने आपको बता दिया हो कि ये ट्रेनिंग दी है, तो जाए गर्दन हिलाना चाहिए, वहां नहीं। हाँ? तो उसमें है ना, ये है कि अब जो 80 वर्ष से अधिक उम्र के मतदाता है और वृद्ध है, जरूरी नहीं कि 80 वर्ष की उम्र में वृद्ध हो जाए व्यक्ति, जरूरी है क्या? नहीं, दौड़ सकते हैं 80 वर्ष की उम्र में, दौड़ते हैं लोग। हमारे पिताजी 85-87 साल की उम्र में चलते फिरते थे, 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर पैदल जाते थे। अभी उनके साथ दुर्घटना हो गई तो चल फिर नहीं सकते, लेकिन है तो फर्क अभी भी। तो जो व्यक्ति वृद्ध समझता है अपने आप को कि मेरे से चलना नहीं होगा, बिस्तर पे हो गया, नहीं, तो अब उसके लिए ये इसकी व्यवस्था नहीं करना है यार, व्हील चेयर की, उनके लिए बैलेट पेपर की व्यवस्था करना है। घर जाएगी टीम और वहीं से उसको बैलेट पेपर पे वोट डलवाएगी और लेके आ जाएगी। अब इस बार से ये व्यवस्था की गई उन लोगों के लिए, लेकिन पहले क्या था? PWD ऐप। एक है समाधान ऐप, समाधान ऐप, समाधान ऐप निर्वाचन संबंधी शिकायतों के लिए, निर्वाचन संबंधी शिकायतों के समाधान के लिए टोल फ्री नंबर, कौन सा था पहले टोल फ्री नंबर? 1950 पे शिकायत करना है, 1950 पे शिकायत करना। और इससे संबंधित है सुविधा ऐप, सुगम ऐप, ये सब क्या संबंधित है? निर्वाचन से संबंधित ऐप, निर्वाचन से संबंधित ऐप। परिसीमन आयोग का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? 82। अभी तक कितनी बार परिसीमन हुआ है? अभी तक कितनी बार परिसीमन हुआ है? 4 बार, 1952, 1962, 1972 और 2002। चतुर्थ परिसीमन आयोग ईवीएम, ईवीएम पता है क्या होता है? ईवीएम, ईवीएम वीवीपैट, वीवीपैट है ना, वीवीपैट, PAT पैट कर देना, वीवीपैट। ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन।
सबसे पहले ईवीएम का प्रयोग, मतलब पहले बैलेट पेपर से होता था, लेकिन अब मशीन से जो मतदान होता है, एक बटन दबाओ, बीप की आवाज आती है और अपना वोट डल जाता है। ठीक, तो सर्वप्रथम ईवीएम का प्रयोग 1982 में केरल के पारूर विधानसभा के लिए, मध्य प्रदेश में पहली बार प्रयोग ईवीएम का 1998 में, मध्य प्रदेश में ईवीएम का पहली बार प्रयोग 1998 में। सबसे पहले काम हुआ था केरल और मध्य प्रदेश में पहली बार 1998 में। पूरे भारत के लिए आम चुनाव जो है ईवीएम से कब करवाए गए थे? 2004 में। ठीक है, पूरे देश में ईवीएम से संपूर्ण आम चुनाव 2004 से एक ईवीएम मशीन से अधिकतम कितने वोट डाले जा सकते हैं? जैसे अभी कल परसों बताया था, एक वार्ड पे एक ईवीएम मशीन मिलेगी है। एक वार्ड में अधिकतम 1200 मतदाता होते हैं, शहरी क्षेत्र तो 1400 हो जाएंगे, उससे ज्यादा हो ही नहीं सकते। 1800 मतदाता एक वार्ड पे नहीं है। जैसे ही 1400 से ज्यादा बढ़ेंगे उसे क्या करेंगे? 2 भागों में तोड़ देंगे, एक वार्ड के 2 वार्ड कर देंगे। ठीक, या परिसीमन कर देंगे, 20 वार्ड है, मतदाता बढ़ गए हैं तो 24 कर देंगे, उसे कम ज्यादा करके है, इस तरीके से कर देते हैं। एक मशीन से फिर भी 3840 वोट डाले जा सकते हैं, 3840 वोट डाले जा सकते हैं। और 64 से अधिक प्रत्याशियों को शामिल किया जा सकता है। 64 से अधिक प्रत्याशियों को शामिल किया जा सकता है। देखो, ये एक अलग मशीन होती है, ये एक अलग मशीन होती है। आप लोगों ने देखा ही होगा, नहीं देखा तो कल जाके स्वीप प्लान के अंतर्गत कहीं पे भी देख लेना। ये होती है कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट ये होती है निर्वाचन अधिकारी के पास में, है ना। जो निर्वाचन दल जो होता है ये अपने पास में रखते हैं, ये बटन दबाते हैं तो बैलेट इशू हो जाता है, इशू हो गया। या अब जो मतदाता आया है उसको बोला जाता है कि अब आप अंदर चल जाओ, ऐसा कपड़ा लगा देते हैं तो बोलते हैं कि आप, क्योंकि गुप्त मतदान होता है, किसी को बताना नहीं है, तो भाई आप क्या करो, वोट डाल के आ जाओ। अब हमारे यहाँ ज्यादा पढ़े लिखे लोग तो है नहीं, है ना? तो इसलिए अब यहाँ पर जो है वो उनके चुनाव चिन्ह और दल का नाम लिखा है, प्रत्याशी का नाम लिखा है, चुनाव चिन्ह और प्रत्याशी का नाम ये इधर लिखा हुआ है पहली लाइन में, ठीक है। और यहाँ पर वो बटन है, पहली दूसरी तीसरी चौथी पांचवी बटन दबाना है, ठीक है। अब सिर्फ नाम लिखने से काम नहीं चलता, क्योंकि पढ़ते नहीं आता है ना, तो उसको चुनाव चिन्ह देख के तो बटन दबा सकते हैं, है ना? तो ऐसे लंबी पियानो जैसी मशीन रहती है, तो उसमें 64 तक के ऐसे बटने हो सकती है। क्लियर हो गई बात है? तो जिसको पसंद का है वो डालना है। फिर क्या हुआ कि यही बात कि वोट दो किसी को भी जाता है, एक ही जगह पे है, लोगों का ऑब्जेक्शन। तो फिर इसके बीच में क्या आ गया यहाँ पर,
वीवीपैट, 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 ये ऐसा बॉक्स रहेगा, ठीक है, ऐसा बॉक्स रहेगा। तो बॉक्स में क्या होता है, जैसे ही आपने बटन दबाई ये वाली, वीवीपैट में दिखेगा आपको 7 सेकंड के लिए कि आपने किसको वोट डाला है, उसमें दिखेगा बराबर कि इसको वोट डाला है करके। फिर वो पर्ची कट के जो है वो यहाँ दिखेगी स्क्रीन पे, फिर वो पर्ची कट के यहाँ पर गिर जाएगी। जब काउंटिंग होती है तब ये भी गिना जाता है और ये भी गिना जाता है वीवीपैट में। भाई इतने वोट गिरे हैं, मशीन काउंटिंग इससे होती है, इसका तो काम वोट डलवाना है, वोटिंग खत्म हुई इसे बंद कर देते, इसको अलग लेके चल जाते हैं। फिर दो ही चीज, अब रिजल्ट काय में है, इसमें और इसमें पर्चियां हैं और इसमें क्या है, काउंटिंग पूरी, कितने वोट डले, क्या हुआ। जैसे ही रिजल्ट के बटन दबाते हैं तो बता देते हैं कि 350 वोट गिरे हैं, इसमें 350 पर्चियां निकलना चाहिए, ठीक। इसमें बोला कि प्रथम प्रत्यक्ष इस पार्टी का था, इसको इतने वोट मिले हैं, तो इधर से निकालेंगे कि इसकी इतनी पर्चियां होना चाहिए, दोनों मिलना चाहिए। बात क्लियर होगी काउंटिंग में। तो ये 3 मतलब ईवीएम की जब हम बात करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की बात करते हैं, तो ये ईवीएम कहलाते हैं, ये कंट्रोल यूनिट, ये कौन सी है, कंट्रोल यूनिट, ये बैलेट यूनिट, ये बैलेट यूनिट और ये वीवीपैट। तो इस तरीके से नया कुछ करने की बात, नया कुछ हमारे यहाँ चुनाव में परिवर्तन किया जा रहा है। तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो है ये कहाँ बनती है, ये 2 जगह बनती है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बेंगलोर, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बेंगलोर, और इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड हैदराबाद में। कल भी हम इसी से संबंधित पढ़ेंगे। कल हम पढ़ेंगे राज्य निर्वाचन आयोग भी पढ़ेंगे और साथ ही निर्वाचन से संबंधित जो महत्वपूर्ण समितियां बनी है, तारकुंडे समिति, गोस्वामी समिति, बार इससे संबंधित एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो कल इसे पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।